हेलो एवरीवन। हम लोग ने पॉलिटी में लास्ट टाइम देखा था चैप्टर संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने उसमें देखा था कि कितने टाइप से हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन होता है, बदलाव होता है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, हमने देखे थे। तो साधारण बहुमत अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो साधारण बहुमत से पास होती हैं और कौन सी विशेष बहुमत से पास होती हैं। तो एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, वो विशेष बहुमत से पारित होंगी, है ना। और जो कम इतनी ज़्यादा नहीं होंगी वो साधारण बहुमत से भी पारित हो जाएंगी। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें साधारण बहुमत से पारित होती हैं। तो संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो मतलब संसद के बहुत सारे उपबंध हैं जो केवल साधारण बहुमत से ही, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें सिर्फ साधारण बहुमत से उसको संशोधित कर सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, ठीक है। ये 368 से बाहर है, ये याद रखना। इन व्यवस्थाओं में शामिल है तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है जिन्हों हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ऐसे आपको चार चीज़ें दे दी जाएंगी कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण। तो इस तरीके से आपको फिर उस समय कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें आता है या नहीं, तो इसलिए अच्छे से समझिए। तो देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अगर नए राज्यों को प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, उनका गठन कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा संसद में साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। नए राज्यों को बना रहे हैं, ठीक है, उनके सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम में या उनके क्षेत्र में चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है। राज्य से रिलेटेड याद रखिए, उनको उनसे रिलेटेड चेंज कर रहे हैं तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। राज्य विधानसभा का निर्माण और उनकी समाप्ति, ठीक है। अब ऐसे इनको इजी से याद रखने के लिए कर लीजिए कि देखिए, विधानसभा बनती और समाप्ति होती रहती है, नए राज्य भी चेंज होते रहते हैं, तो बार बार संविधान संशोधन विशेष बहुमत से करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए साधारण बहुमत से ऐसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं आप। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि, ठीक है, भत्ते हैं। तो सेकंड अनुसूची में इन सब की जो है मन के जो उनको मिलता है भत्ते वगैरह, ठीक है, विशेषाधिकार, इसके बारे में है। तो अगर इनमें चेंज करना है तो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं संविधान में। संसद में गढ़ पूर्ति, ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है कि जब काम करते हैं, जब 10% लोग आते हैं तो इसको और चेंज कर सकते हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद सदस्य उनके वेतन और भत्ते, ये याद रखिए, वेतन और भत्ते साधारण बहुमत से चेंज हो गए, क्योंकि अगर अब वेतन तो बदलता भी रहता है ना, तो बार बार विशेष बहुमत से तो करना मुश्किल हो जाएगा। संसद में प्रक्रिया नियम, नियम भी बदलते रहते हैं, ऐसे याद रखिए। संसद के सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, ये भी साधारण बहुमत से चेंज हो जाएंगे। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ठीक है। उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, देखिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रहती है ना, अभी भी बढ़ी है, तो वो भी हम साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं चेंज। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, ठीक है। दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं, याद रखिए। राजभाषा का प्रयोग, भाषा से रिलेटेड चीज़ें इसमें आ गई, साधारण बहुमत से बदल जाएंगी। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ठीक है, ये भी बार बार चेंज होता रहता है। याद करने के लिए आपको कुछ तो रिलेट करना ही पड़ेगा। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ठीक है, दो चीज़ें निर्वाचन से जुड़ी हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं, ये संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो कैसे साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। और आगे इसमें है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। तो हमारी जो पांचवी अनुसूची है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं साधारण बहुमत से। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी, ठीक है। अब आएंगे संसद, ऐसे कौन सी उपबंध है हमारे संविधान में, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बदलने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। अब ये आपको और ध्यान रखना है, तो हम इसको आगे देखेंगे। संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्य अभिव्यक्ति कार्ड सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्त या अनुपस्थिति भी हो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था।
जो देखिए टोटल जितने भी सदन हैं, सदन में जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत, ठीक है। मान लीजिए कि 100 सदस्य है तो उनका बहुमत 50% से ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 है तो 51 मेंबर आने चाहिए, ठीक है, और मतदान करना चाहिए, और मतलब उसके पक्ष में, और प्रत्येक सदन में या फिर जितने लोग आए हैं उनका 2/3, 2/3, ठीक है, इतने लोगों का होना चाहिए। कुल सदस्य अभिव्यक्ति का अर्थ सदन में सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां अनुपस्थिति भी हो। तो ये बता रहे हैं कि कुल सदस्य अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सदन में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनसे है, चाहे इसमें कुछ लोग नहीं भी आए तो उनको छोड़कर, ठीक है, जितने हैं मतलब उनका 2/3, जो मतलब चले गए उनको भी हटा के जितने हैं उनका 2/3, ठीक है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार। तो देखिए मूल अधिकार आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसको विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लोग का वो होना चाहिए इसमें वोट। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रखिए। वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है। अब देखिए अगर हमें कुछ चीज़ों में संशोधन करना है तो हमें उसमें राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, ठीक है, विशेष बहुमत के साथ। अब ऐसे आप सोच सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों में राज्यों की स्वीकृति चाहिए होगी जिसमें मतलब जिसमें राज्य भी इंक्लूड हो गया। अगर हम ऐसी कोई चीज़ बदल रहे हैं जिसमें राज्य भी प्रभावित होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी भी स्वीकृति चाहिए होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिली हो। तो पहले क्या है कि अगर देखिए संघीय ढांचे से रिलेटेड कुछ उपबंध है ना, और उसमें हम संशोधन कर रहे हैं तो हमें क्या है विशेष बहुमत चाहिए है, और इसके साथ आधे राज्य विधानमंडलों में, ठीक है, साधारण बहुमत, राज्य विधानमंडलों का विशेष बहुमत नहीं, उनका साधारण बहुमत से मंजूरी मिली हो आधे राज्यों से ज़्यादा की, ठीक है। तो अब उसमें विशेष बहुमत करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए, ठीक है। यदि एक या कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्हें कहा आधे राज्य विधानमंडलों में, ठीक है, साधारण बहुमत से उसको मंजूरी मिली हो। यदि एक दो लोग नहीं भी कदम उठाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ऐसा हमेशा होगा कि कुछ अपोज में तो रहेंगे ही। आधे राज्य उन्हें अपनी संतुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पर ये ऐसे ट्विस्ट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्या राज्यों के लिए कोई समय सीमा है? नहीं, उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि वो इस टाइम पर अपनी स्वीकृति दे दें। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। अब इसमें कौन आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका निर्वाचन, इनकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों और विस्तार, ठीक है। तो हमारा जो केंद्र और राज्य की कार्यकारिणी है उसकी शक्तियों का विस्तार, तो देखिए राज्य आ ही रहे हैं इसमें, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से रिलेटेड, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी देखिए जुड़ा हुआ है राज्यों से। 7वीं सूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, ठीक है, आर्टिकल 368 स्वयं। तो ये सब जो है इसके लिए हमें आधे राज्यों की अनुमति चाहिए है। तो ये इन 3 तरीके से हमारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो देखिए हमारी ये प्रक्रिया जो है इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन ये देखिए ना ही ये इतनी सरल है कि इसको आसानी से बदला जा सके, ना ही इतनी कठोर है कि मतलब इसको बदला ही नहीं जा सकता, है ना। तो एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया है, बैलेंस करने की कोशिश की है। संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया में एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। जो चीज़ें बदलती रहती है उनको आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है, और जो चीज़ें राज्य से रिलेटेड है तो उनमें उनकी भी स्वीकृति चाहिए है। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाया है, संशोधन करने की प्रक्रिया को ना बहुत आसान बनाया है ना बहुत जटिल बनाया है। तो ये हमारा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। थैंक यू।